हर रोज वो लड़का उस प्रीस्ट की बेरहम मार सहता था और जब तक स्कूल की घंटी नहीं बज जाती वो प्रीस्ट रुकने का नाम नहीं लेता था। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी उस लड़के के चेहरे पर हार मानने का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वो असंतुष्ट लग रहा था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, बड़ा बुरा हुआ फादर, मुझे तो अब मजा आने लगा था। अगर आप चाहें मिस्टर कैरल तो हम कल फिर से ये कर सकते हैं। उसके इस बेपरवाह और मजाकिया बर्ताव को देखकर प्रीस्ट पहले से ही बदला लेने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन वो लड़का जो नियमों से खेलने को राजी नहीं था, अगले ही दिन क्लास बंक करके अपने दोस्तों के साथ सड़कों पर भाग गया। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बागी लड़का असल में स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट का सबसे चमकता सितारा था। उसके गुड लुक्स, वो मक्खन जैसी ड्रिबलिंग और उसका परफेक्ट शॉट, इन सब ने उसे न सिर्फ एक बास्केटबॉल प्रोडिजी का खिताब दिलाया था, बल्कि कोच का चहेता भी बना दिया था। कोच ने उसे ऑफर दिया, हाँ हम पिज्जा लेंगे और पूरी रात मजे करेंगे, जिस पर उसने चालाकी से जवाब दिया, असल में मेरी रातें आजकल थोड़ी बिजी चल रही हैं। उसकी चमक इतनी थी कि कई स्काउट्स की नजर उस पर थी। उसे एक ऐसे उभरते सितारे के रूप में देखा जा रहा था जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था। लेकिन कहते हैं ना, रोशनी जितनी तेज होती है परछाई उतनी ही गहरी होती है। अंधेरे में हमेशा ऐसे लोग छिपे होते हैं जो इस उड़ते हुए सितारे को नीचे गिराने की फिराक में रहते हैं। उस लड़के का नाम था जिम, जिसे उसकी मां ने अकेले पाला था। बचपन में ही पिता का साया सर से उठ जाने की वजह से उसने बगावत को अपनी ढाल बना लिया था। वो अक्सर लोगों से हे लेडी शट अप जैसे रूड तरीके से बात करता था। हालांकि जिम अपने चार्म से कुछ भी पा सकता था, लेकिन उसकी सारी नरमी, उसका सारा प्यार सिर्फ उसके भाइयों जैसे दोस्तों के लिए था। वो अक्सर अपने बचपन के दोस्त बॉबी से मिलने अस्पताल जाता था। बॉबी जो कभी उनकी टीम का बेस्ट प्लेयर हुआ करता था। इस बार जिम उसके लिए पूरी टीम के साइन की हुई बास्केटबॉल लेकर गया था। बॉबी को बिस्तर पर इतना कमजोर और पीला पड़ा देखकर जिम का दिल बैठ गया और उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जब नर्स की नजर हटी, वो चुपके से बॉबी को बाहर घुमाने ले गया। बॉबी ने दुनिया को बदला हुआ देखकर एक गहरी सांस ली और जिम से पूछा कि क्या वो अभी भी डायरी लिखता है। जवाब में जिम ने अपनी एक नई लिखी कविता सुनाई। छोटे बच्चे कंचे खेलते हैं जहां पेड़ों की डालियां सूरज को काटकर रोशनी की खूबसूरत किरणों में बदल देती हैं। मैं बस पाक रहना चाहता हूं। बास्केटबॉल कोर्ट पर बहता पसीना, साथियों की गूंजती तालियां और भविष्य की धुंधली उम्मीदें। जिम को पूरा यकीन था कि बास्केटबॉल के लिए उसका ये जुनून ही वो चीज है जो उसे संभाल कर रखेगी। जल्द ही जिम की टीम चैंपियनशिप फाइनल तक पहुंच गई। खेल बेहद खूंखार और कांटे का था। उस घमासान मैच के बीच छोटा और शातिर पेड्रो मौका पाकर विरोधी टीम के लॉकर रूम में घुस गया और उनका कीमती सामान चुरा लिया। आखिरकार जिम की टीम ने अपने विरोधियों को बुरी तरह कुचलकर एक शानदार जीत हासिल की। अभी जिम और उसके साथी अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि हारी हुई टीम दरवाजे पर आ धमकी और जवाब मांगने लगी। लेकिन जिम और उसके दोस्तों के लिए ये लड़ाइयां नई नहीं थीं। जब बात मारपीट की आती तो वो कभी पीछे नहीं हटते थे। देखते ही देखते विरोधियों को जमीन चटा दी गई। लेकिन तभी जिम को कुछ गड़बड़ लगी। विरोधियों के पास बैकअप इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को इशारा किया और बिना वक्त गंवाए वहां से निकल लिए। उस रात वो लोग जीते और चुराए हुए पैसे आपस में बांट रहे थे। तभी अचानक एक औरत आई और उसने सिर्फ $15 के बदले खुद को बेचने की पेशकश की, लेकिन जिम ने उसे वहीं बेइज्जत कर दिया। अंदर ही अंदर उसे इस तरह खुद को गिराना सख्त नापसंद था। वो उस वक्त ये नहीं समझ पाया कि लोगों की खुशी की तलाश अक्सर एक अदृश्य दीवार से अलग होती है। बाद में जिम फिर बॉबी से मिलने गया। उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसे डांसर्स का शो दिखाने ले गया। उसे लगा था कि ये नजारा बॉबी में जान डाल देगा, लेकिन बॉबी की आंखों में सिर्फ थकान थी। जब बॉबी ने जाने के लिए कहा, तब जिम को एहसास होने लगा कि जिस मजे की उसे तलाश है, बॉबी को अब उसकी जरूरत नहीं है। बॉबी को रोमांच नहीं बल्कि समझ और साथ की जरूरत थी। अगले दिन जिम बहुत ध्यान से कुछ लिख रहा था कि तभी एक बास्केटबॉल आकर उसके सर पर लगी और एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। जिम को पहले लगा कि वो पंगा ले रहा है, लेकिन जब उसने रेजी की शानदार बास्केटबॉल स्किल्स देखी तो वो जोश में आ गया और उसे चुनौती दे दी और उस खेल में वो अपनी सारी परेशानियां भूल गया। जिम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रेजी ही उसकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। अगले दिन जिम और उसके दोस्त मजे के लिए क्लिफ डाइविंग चट्टान से कूदने गए। वो नीचे गुजरते जहाज को चिढ़ा रहे थे। उनकी आंखों में वो जवानी का पागलपन और बेखौफ घमंड साफ दिख रहा था। एक एक करके सब कूद गए, सिर्फ जिम और न्यूट्रॉन चट्टान पर बचे रह गए। उस पल न्यूट्रॉन ने उसे एक रहस्यमयी नजर से देखा और कहा, सरप्राइज, मुझ पर भरोसा रख। जिम ने कहा, मजाक मत कर यार, चल कूदते हैं। चल ठीक है, 3 गिनने पर। न्यूट्रॉन के पीछे पीछे जिम एक अजीब से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। वहां एक औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी और फिर उसने जिम को कुछ थमाया।
जिम एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन उस औरत की नजरों के दबाव में उसने अपनी रक्षात्मक ढाल गिरा दी। जैसे ही उसने उस नशे को अंदर खींचा, उसे लगा जैसे उसे खुशी का कोई शॉर्टकट मिल गया है। वो नहीं जानता था कि ये बर्बादी के गहरे गड्ढे में उसका पहला कदम था। जल्द ही जिंदगी ने उसे एक जोरदार तमाचा मारा। बॉबी चला गया। अपने दोस्त के बेजान शरीर के सामने खड़े होकर जिम को यकीन नहीं हो रहा था कि ये कमजोर, बूढ़ा सा दिखने वाला लड़का सिर्फ 16 साल का था। गम का एक तूफान उसके अंदर उमड़ पड़ा, लेकिन उसके आसपास उसके दोस्त अभी भी हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, बॉबी की पुरानी बातें ऐसे कर रहे थे जैसे उसकी मौत का कोई मतलब ही ना हो। जिम इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन न्यूट्रॉन का कहना था कि बॉबी की मौत तो किस्मत में थी। जब जिम पूरी तरह निराशा में डूब रहा था, तभी वो नशे वाला वो पल भर का सुकून उसे याद आया। जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, वो पेड्रो के बेसमेंट में घुस गया, जहां वो चीज छिपी थी जिसे छूने का उसने कभी सोचा भी नहीं था। पहले तो वो बस थोड़ा सा आजमाना चाहता था, लेकिन किसी ने उसे उकसाया कि असली मजा तो और आगे जाने में है। जिम का दिल डर से भरा था, लेकिन उसकी तड़प ने उस डर को दबा दिया। जैसे ही सुई उसकी खाल में चुभी, जिस्म में एक गर्मी दौड़ गई और उसे लगा जैसे वो फूलों के अनंत समंदर में तैर रहा हो। जिंदगी का हर दर्द एक पल के लिए माफ हो गया, लेकिन वो झूठी खुशी सेकंडों में गायब हो गई और उसकी जगह ले ली गहरे खालीपन, मायूसी और तड़प ने। भला कौन माँ अपने बेटे को इतना गिरते हुए देख सकती है? लेकिन उसकी माँ की तमाम मिन्नतें जिम को और ज्यादा चिड़चिड़ा बना रही थीं। नशे के लिए पैसे जुटाने के लिए जिम और उसके दोस्तों ने छोटी मोटी चोरियों से शुरुआत की, जो जल्दी ही डकैतियों में बदल गई। शुरू में जिम खुद को समझाता रहा कि ये बस एक छोटी सी आदत है जिसे वो जब चाहे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इस तथाकथित शौक ने उसे खबर लगे बिना उसकी जिंदगी के हर हिस्से को खोखला करना शुरू कर दिया था। जब भी वो बेकाबू तलब उठती, उसका शरीर ऐंठने लगता और दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती, बस एक आखिरी बार फिर छोड़ देंगे। एक दिन स्कूल के पीछे एक डील करते हुए फादर मैकनेल्ट ने जिम को रंगे हाथों पकड़ लिया। फादर मैकनेल्ट वैसे भी जिम को पसंद नहीं करते थे और अब उन्हें उसके खिलाफ एक हथियार मिल गया था। उसी दोपहर बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान जिम को फिर से तलब लगी तो उसने कोच स्विफ्टी से वॉशरूम जाने की इजाजत मांगी ताकि वो अपनी तड़प मिटा सके। लेकिन उसके बार बार बहाने बनाने से स्विफ्टी को गलत फहमी हो गई। उसे लगा जिम कुछ और इशारा कर रहा है, और स्विफ्टी जानता था कि जिम किस चीज के लिए इतना बेताब है। इससे पहले कि जिम कुछ समझ पाता, कोच ने उस पर हाथ डाल दिया और जिम ने तुरंत पलटवार किया। इस बार जिम ने अपनी सीमाओं की रक्षा की। उसने अनगिनत बार कसम खाई थी कि वो इस खतरनाक आदत को छोड़ देगा, लेकिन दिल की तड़प और शरीर के दर्द ने उसे रुकने नहीं दिया। अगले कुछ दिनों में वो नए नए नशे आजमाता रहा, यहाँ तक कि एक मैच से पहले उसने हेलुसिनोजेंस, भ्रम पैदा करने वाली दवा ले ली। उसे लगा इससे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि इससे उसका बास्केटबॉल का सपना पटरी से उतर चुका है। न्यूट्रॉन, जो हमेशा उनके साथ था, उसने इस बर्ताव को गलत माना और जिम को प्यार से समझाने की कोशिश की। उसने कहा, पहले हम बास्केटबॉल खेलते थे और मजे करते थे, लेकिन अब बस नशा करना रह गया है। तू सब बर्बाद कर रहा है जिम। जिम ने झल्लाकर कहा, मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना। न्यूट्रॉन ने फिर भी कहा, मुझे तुझ पर गर्व है यार, मैं तुझे एनबीए में देखना चाहता हूं। लेकिन जिम सुनने की हालत में नहीं था। कोर्ट पर उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके हाथ से गेंद छीन ली गई। उसकी आंखों से फोकस गायब हो गया। वो हूप को घूर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार ऊपर की तरफ भटक रही थीं। आखिरकार एक शॉट मिस करने के बाद वो फर्श पर गिर पड़ा। फादर मैकनेल्ट ने ये सब देख लिया था। पेड्रो फौरन सामान छिपाने गया। फादर मैकनेल्ट पुलिस लेकर लॉकर रूम में आ गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जिम का टैलेंट उसकी हवस का शिकार हो रहा था। फादर मैकनेल्ट ने उन्हें जांच के लिए स्कूल में ही रुकने का हुक्म दिया। स्विफ्टी ने तो दोनों को स्कूल से निकालने की धमकी तक दे दी। जिम का दिमाग पूरी तरह से उसकी लत निगल चुकी थी। उसने आव देखा ना ताव और बोल दिया कि वो टीम छोड़ रहा है और स्कूल भी। न्यूट्रॉन उनके इस फैसले से बहुत निराश था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद जिम पूरी तरह से अपराधी बन गया। जब उसकी माँ को सच पता चला तो फिर से झगड़ा हुआ। माँ ने रोते हुए कहा, तुझे समझ नहीं आता? मैं तुझे खुद को मारते हुए नहीं देख सकती। जिम ने पलटकर कहा, हाँ माँ, अब तुम मुझे कभी नहीं देखोगी। उसने अपना बास्केटबॉल वाला ट्रॉफी उठाया और नफरत से उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। जब जिम पहली बार घर से भागा तो वो नादानी में ये सोच रहा था कि जब तक उसके पास पैसे हैं वो खड़ा रहेगा। मिकी के कहने पर उन तीनों ने एक कार चुराई। उन्हें बताया गया था कि अगर वो कार वक्त पर पहुंचा देंगे तो उन्हें आसानी से $1500 मिल जाएंगे, लेकिन नशे में धुत होने की वजह से उन्होंने बेवकूफी में कार नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी और पुलिस उसे टो करके ले गई। जब मिकी का भाई उसे छुड़ाने आया तो उसने मिकी को बुरी तरह पीटा। उनकी इस लत ने उन्हें झूठी हिम्मत तो दी थी,
लेकिन उनकी सोचने की शक्ति छीन ली थी। वो एक टूटी फूटी जगह पर आवारा लोगों के बीच भटकने लगे, जिसे वो अपना हेडक्वार्टर कहते थे। जिम के बिगड़े हुए दिमाग में ये हारे हुए लोग ही उसकी नई ऑल स्टार टीम लग रहे थे। देर रात जिम की मां भगवान से प्रार्थना करती, अपने बेटे के लिए सही रास्ता मांगती, लेकिन भगवान खामोश थे। एक दिन वही औरत फिर आई, वो भी कुछ नशीला पदार्थ ढूंढ रही थी, लेकिन इस गिरी हुई दुनिया में अपनी बची खुची खुशी कौन बांटना चाहेगा। उस रात जिम, पेड्रो और मिकी एक यहूदी परिवार की कैंडी शॉप में घुस गए। उन्हें लगा कुछ कैश मिल जाएगा, लेकिन वहां मिठाइयां और आइसक्रीम के सिवा कुछ नहीं मिला। इसी अफरातफरी में मिकी को एक पुरानी पिस्तौल मिल गई। वो जाने ही वाले थे, लेकिन नशे की हालत में पेड्रो सुस्त पड़ा हुआ था और भागने के लिए तैयार नहीं था। मिकी ने उस पर बंदूक तान दी। पेड्रो ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जब जिम ने रोकने की कोशिश की तो मिकी ने पेड्रो को जोर से मारा और वो गिर गया। उसी पल पुलिस की गाड़ियों की बत्तियां बाहर चमकने लगी। मिकी भागा। पेड्रो ने होश में आते ही जिम से उसे साथ ले चलने की भीख मांगी, लेकिन पुलिस दरवाजे पर थी। जिम ने दांत भींचे और पेड्रो को पकड़े जाने के लिए पीछे छोड़कर भाग गया। घबराए हुए जिम और मिकी एक अंधेरे बार में छिप गए। तभी टीवी स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो न्यूट्रॉन था, जो नेशनल हाई स्कूल चैंपियनशिप में इंटरव्यू दे रहा था। वो जगह जिम की होनी चाहिए थी। मिकी ने उस पर ताना मारा, लेकिन जिम स्क्रीन को घूरता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ खोने का गम और पछतावा था। कभी उसके पास अपनी मां को गर्व महसूस कराने का मौका था, लेकिन अब बस एक टूटी हुई आत्मा बची थी। उसने दूर से देखा कि कैसे वो फरिश्ता न्यूट्रॉन, जिसने कभी उसे सहारा दिया था, अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, जबकि वो यहाँ लाचार है। इसके तुरंत बाद जिम उसी जगह गया जहां उसने पहली बार नशा किया था, इस उम्मीद में कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन वो लोग बस उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस भिखारी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। नशे की वजह से जिम की जिंदगी मुसीबतों का घर बन गई थी। पैसे पाने के लिए उसने चूहे मारने की दवा को ड्रग्स बताकर बेचना शुरू किया। जब लोगों को पता चला तो जिम ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ रुई जैसे कमजोर हो चुके थे। उसकी आदतों ने उसकी ताकत का एक एक कतरा निचोड़ लिया था। उसका नर्वस सिस्टम जवाब देने लगा था। लिखना भी मुश्किल हो गया था। वो स्याही जो कभी खत्म नहीं होती थी, अब सूख रही थी। जख्मी और टूटा हुआ जिम बर्फ में गिर पड़ा, और ठीक तभी उसका मसीहा रेजी वहां आ पहुंचा। जब जिम की आंख खुली तो वो रेजी के छोटे से अपार्टमेंट में था। उसका सर दर्द से फट रहा था। पास ही रेजी उसकी डायरी के पन्ने पलट रहा था। रेजी का मानना था कि जिम एक जीनियस है, जिसे अपनी जिंदगी नशे में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जिम ने डायरी छीनी तो देखा पन्ने भीगे और खराब हो चुके थे। रेजी ने साफ कह दिया कि उसने खुद पर से कंट्रोल खो दिया है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए जिम चिल्लाया कि वो जा रहा है, लेकिन कपड़े पहनते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसका सामान नशा गायब है। रेजी ने शांति से वो चीज दिखाई। उसे देखते ही जिम ने भीख मांगना शुरू कर दिया। जब रेजी नहीं माना तो जिम चिल्लाने और धमकाने लगा, दे दे मुझे। आईने में उसने एक ऐसे शख्स को देखा जो डरावना और अजनबी था। वो अब बास्केटबॉल हूप के नीचे पसीना बहाने वाला लड़का नहीं था। वो छत पर कविताएं लिखने वाला नौजवान भी नहीं रहा था। वो बस एक खोखला ढांचा था। शायद क्योंकि रेजी खुद इन तूफानों से गुजर चुका था, इसलिए उसे जिम का दर्द इतना महसूस हो रहा था। जिम को फर्श पर तड़पते और चिल्लाते देख रेजी जानता था कि उसे सख्त रहना होगा। ये तड़प सही रास्ते पर लौटने की कीमत थी। जिम को भागने से रोकने के लिए रेजी ने दरवाजे पर कुर्सी लगाई और पूरी रात वहीं बैठा रहा। जिम की चीख पुकार और आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ। काफी देर बाद जिम का सबसे बुरा दौर गुजर गया। उसका शरीर और दिमाग धीरे धीरे रिकवर होने लगा, लेकिन वो तलब अभी भी अंदर कहीं दबी थी, जैसे कोई बेल जो मौका मिलते ही फिर उगाए। एक दोपहर जब रेजी बाहर गया था, वो तलब फिर जाग उठी। एक पागल की तरह जिम ने पूरा कमरा छान मारा ताकि दर्द कम करने के लिए कुछ मिल जाए। उसे रेजी के छिपाए पैसे मिल गए और बिना एक पल सोचे वो पैसे लेकर भाग गया। वो एक पुरानी जानकार लड़की के पास गया, इस उम्मीद में कि वो कुछ कैश दे देगी, लेकिन वो लड़की उस नर्क से कब की निकल चुकी थी और उसने जिम को हिकारत से देखा। जाकर कुछ खाने को ले ले, बेवकूफ कहीं के। जिम ने उसे कितना भी बुरा भला कहा, पर जो उस गड्ढे से निकल चुका हो उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। जिम के पास कोई चारा नहीं था। उसने जमीन पर पड़े कुछ सिक्के उठाए। आखिरकार उसे अपने जिस्म का सौदा करना पड़ा, वो काम जो उसे कभी सबसे घिनौना लगता था। दर्द के उस गर्त में जिम को मतिभ्रम हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे कोच स्विफ्टी का चेहरा दिखाई दिया, जो उस पर हंस रहा था, जैसे कह रहा हो कि तुम कुछ नहीं हो। उस अपमानजनक घटना के बाद जिम वॉशरूम से निकला और मिकी को ढूंढने गया। उसे ये बताने में शर्म आ रही थी कि पैसे कहां से आए, इसलिए उसने सच छिपाया। जैसे ही उन दोनों ने सड़क पर एक आदमी से नशा खरीदा और जिम ने उसे ट्राई किया,
उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, माल नकली था। मिकी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पिस्तौल निकाल ली। जिम, जिसके अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी, उसने रोकने की कोशिश की, पर मिकी ने नहीं सुना और एक अफरातफरी भरी भागदौड़ शुरू हो गई। वो उस आदमी को खदेड़ते हुए छत पर ले गए। वो आदमी फंस चुका था। मिकी ने उस पर गन तान दी और वो आदमी डर के मारे पीछे हटा। तभी मिकी ने उसे हल्का सा धक्का दिया और वो आदमी बैलेंस खोकर सीधा बिल्डिंग से नीचे गिर गया। ये देखते ही मिकी ने जिम को वहीं छोड़ा और खुद भाग गया। लेकिन नीचे उस आदमी के साथी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मिकी को पकड़ लिया और पुलिस के आने तक उसे बहुत बुरी तरह पीटा। बाद में मिकी को 5 से 10 साल की सजा हुई और छत पर जिम बाल बाल बचा। अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मजबूर होकर वो अपनी माँ के घर पैसे मांगने गया। पीपहोल से माँ ने अपने बेटे का पीला टूटा हुआ चेहरा देखा और उसका दिल दहल गया। फिर भी उसने दरवाजे पर चेन सांकल लगाई और धीरे से दरवाजा खोला। जिम की भीख और मिन्नतों को सुनकर माँ ने पत्थर दिल कर लिया और मना कर दिया। वो जानती थी कि पैसे देने का मतलब है उसे मौत के मुंह में धकेलना। जिम दरवाजे के बाहर फूट फूट कर रोने लगा। जब भीख मांगने से काम नहीं चला तो वो आपा खो बैठा और अपनी ही माँ को गालियां देने लगा। उस पल दरवाजे के दोनों तरफ माँ और बेटा दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इस बार माँ का इरादा पक्का था। वो अपने बेटे को और डूबते हुए नहीं देख सकती थी। बहुत दर्दनाक सोच विचार के बाद उसने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस आई और जिम को जबरदस्ती पकड़ कर ले गई। प्यार और तर्क की जंग में उस माँ ने सबसे कठिन रास्ता चुना था। वो जानती थी कि उसके बेटे को बचाने का शायद यही एकमात्र तरीका है। जिम को चोरी और नशीले पदार्थ रखने के जुर्म में 6 महीने की जेल हुई। सलाखों के पीछे का वो वक्त उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। जेल की कोठरी में नशे की तलब उसे अंदर से नोच रही थी। अंधेरे में उसकी डायरी ही उसका एकमात्र सहारा बनी। एक एक पन्ने पर उसने अपनी तड़प उतार दी और उस दर्द के जरिए उसे धीरे धीरे फिर से सब साफ दिखाई देने लगा। उस दिन के बाद जिम ने कभी उन नशीली चीजों को हाथ नहीं लगाया। महीनों बाद वो रिहा हुआ। अब उसकी आंखों में वो खामोश ताकत थी जो सिर्फ उसी के पास होती है जो नर्क देखकर लौटा हो। बाद में जिम की मुलाकात अचानक पेड्रो से हुई। जब उसके पुराने दोस्त ने उसे नशा ऑफर किया तो उसने सख्ती से मना कर दिया। वो कदम दर कदम रोशनी की तरफ बढ़ गया। आखिरी सीन में जिम रेजी के सुधार समूह रिकवरी ग्रुप में शामिल हो गया और लोगों को अपनी कहानी सुनाने लगा ताकि वो उस खतरे से बच सके जिसे उसने भोगा था। हम सबको लगता है कि हमारा कंट्रोल है, हम इसके आदी नहीं होंगे, पर मैं जीता जागता सबूत हूँ। अंत में ये नशा भी एक 9 से 5 की नौकरी जैसा बन जाता है, बस इसमें अंधेरा ज्यादा होता है। ये फिल्म कोई फिक्शन नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है जो जिम की अपनी आत्मकथा द बास्केटबॉल डायरीज पर आधारित है। हर एक डिटेल उसके असली टीनेज के सालों से ली गई है। 17 साल की उम्र में उसने ये किताब पूरी कर ली थी। 22 साल का होते होते उसने 3 कविता संग्रह, पोएट्री कलेक्शंस प्रकाशित कर दिए थे और 4 म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड कर लिए थे। शायद हम सब कभी न कभी उस किनारे के करीब भटकते हैं। द बास्केटबॉल डायरीज सिर्फ पतन की कहानी नहीं है, ये कहानी है घोर अंधेरे में रोशनी की एक किरण ढूंढने की। अंत में जिम ने खुद को पूरी तरह नहीं खोया। उसके पास उसकी कलम थी और वो शब्द थे जिन्होंने उसकी संवेदनशीलता और दर्द को संभाल कर रखा। हम सबकी तरह गिरने या रास्ता भटकने के बाद भी हमारे अंदर एक छोटा अछूता हिस्सा बचता है जो पवित्र और ईमानदार होता है। ये फिल्म इसलिए इतना गहरा दर्द देती है क्योंकि ये बहुत सच है। ये हमें दिखाती है कि जवानी का मतलब हमेशा खिलना नहीं बल्कि संघर्ष करना भी होता है। इसका मतलब चमकना नहीं बल्कि अंधेरे में चमकना सीखना है। ये कहानी उन सभी के लिए है जो कभी न कभी खोए हैं लेकिन जिन्होंने खुद पर से भरोसा नहीं छोड़ा। उम्मीद है कि आप उस किनारे को पार करेंगे और अंत में दुनिया में वापस आने का रास्ता खोज लेंगे।